जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे भगवंत मान के बाद दावा। सौरभ भारद्वाज ने कर दिया बड़ा दावा। बोले 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बने मोदी तो उसके बाद देश में नहीं होंगे चुनाव। तो उधर पॉक्सो मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली क्लीन चिट, दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। तो उधर मणिपुर हिंसा पर मूक दर्शक बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को हत्या के लिए ठहराया जिम्मेदार। तो उधर नेताओं की आपसी लड़ाई से परेशान कांग्रेस पार्टी अब कलह दूर करने के लिए मोर्चा संभालेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। तो वहीं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी संभालेंगे हरियाणा में बीजेपी की जीत का जिम्मा। कांग्रेस पार्टी ने भी तैयार किया तगड़ा प्लान। उधर पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पंचायत चुनाव में झोंकी ताकत, लोकसभा के लिए तैयार कर रही माहौल। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद देश में चुनाव ही नहीं होंगे। बता दें कि 11 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा था कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो देश में चुनाव होना बंद हो जाएंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्तमान हालात में बड़ा मामला यह है कि अगर विपक्षी दल अब भी एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कुचलने में लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी और अन्य एजेंसियां छापे जिस तरीके से मार रही हैं उससे पूरी संभावना है कि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने तो वो सारे संविधान को बदलकर ये डिक्लेयर कर देंगे कि वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक देश में राजा बने रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो देश के अंदर हजारों लाखों लोगों ने जो आजादी के लिए कुर्बानी दी वो आजादी बेकार चली जाएगी। और बड़ी खबर, पॉक्सो मामले में ब्रजभूषण को मिली क्लीन चिट, दिल्ली पुलिस ने दाखिल की क्लोजर चार्जशीट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। एक तरफ पुलिस ने नाबालिग के यौन शोषण मामले में सबूत न मिलने की बात कही और ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा हटाने की सिफारिश करते हुए उन्हें राहत दी है। तो दूसरी तरफ कुछ और मामलों में ब्रजभूषण और उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ कुछ सबूत मिलने की भी बात कही है। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इस बात की खबर दी। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर प्रणव तायल ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला का सील भंग करने के आरोप में सेक्शन 354 और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 354 ए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके अलावा उनके खिलाफ सेक्शन 354 डी के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि फिलहाल ब्रजभूषण सिंह और विनोद तोमर को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ 1082 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में लगे आरोपों के अनुसार दोनों को ही फिलहाल गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसके पीछे अनिलेश कुमार बनाम बिहार सरकार मामले का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अफसर ने कहा कि चार्जशीट के कॉलम नंबर 11 में कुछ सबूतों का जिक्र है, लेकिन इन मामलों में अधिकतम 5 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे में इन केसों में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में कुछ और कुश्ती महासंघों से जानकारी मांगी गई है। उनकी तरफ से जवाब आने के बाद पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि यह ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट है, यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इसीलिए जांच में यदि बाद में भी कुछ मिलता है तो उसे पूरक चार्जशीट में दिखाया जाएगा। अब तक इस मामले में लैब से सबूत के तौर पर दिए गए वीडियो, फोटो और ऑडियो की रिपोर्ट भी नहीं मिल सकी है। इनसे मिली जानकारी को भी पूरक चार्जशीट में दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल पॉक्सो मामले में ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिली है। और बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा पर मूक दर्शक बने हुए हैं पीएम मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को हत्याओं के लिए ठहराया जिम्मेदार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हत्याओं को रोकने में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार पूरे तरीके से विफल रही है। इसे रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में हो रही हत्याओं के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार
ठहराया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मानवता की आवाज डूब गई है और मोदी सरकार पूर्वोत्तर भारत को लेकर बेशर्मी से ढोल पीटती है। कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरे तरीके से विफल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित उपायों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उपायों को लागू करने में सरकार पूरे तरीके से विफल है। अगली बड़ी खबर, नेताओं की आपसी लड़ाई से परेशान कांग्रेस पार्टी कलह दूर करने के लिए मोर्चा संभालेंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में भी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सभी नेताओं को एक मंच पर लाकर चुनाव लड़ने की नसीहत दे रही है। हालांकि ये प्रयास कितने सफल होते हैं ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी नेता इस चुनावी एकजुटता को वर्ष 2018 के पैमाने पर तोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से काफी उम्मीद है। पार्टी रणनीतिकार मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दूसरे नेताओं के बीच में ज्यादा मतभेद नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ हैं। प्रदेश कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तरफ से भी कोई खास चुनौती नहीं है। ऐसे में कमलनाथ के लिए रणनीति बनाने और उसे लागू करने में कोई भी मुश्किल नहीं है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद है। पार्टी से ध्यान में रखकर चुनाव की रणनीति बना रही है। मगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने बुधवार को यह कहकर पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया कि कई दलों ने उनसे संपर्क किया है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ने की बात दोहराई है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व जल्द मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को बैठाकर विवाद को हल करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेदों को दूर करने के प्रयास जारी हैं। पार्टी कोई ऐसा फॉर्मूला तलाशना चाहती है जो दोनों पक्षों को मंजूर हो, मगर पार्टी की मुश्किल यह है कि टीएस सिंहदेव और सचिन पायलट दोनों वर्ष 2018 के चुनाव के बाद किए गए वादों को पूरा नहीं करने की बात कर रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दोनों नेता सुलह फॉर्मूले की सार्वजनिक घोषणा चाहते हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया था। इसी तरह सचिन पायलट के समर्थकों का भी दावा है कि पार्टी ने उन्हें अच्छे दिनों का आश्वासन दिया था, पर 4.5 साल गुजरने के बावजूद उन वादों पर अमल नहीं किया गया। इसीलिए दोनों नेता इस बार फॉर्मूले का सार्वजनिक तौर पर ऐलान चाहते हैं। कांग्रेस रणनीतिकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अंदरूनी झगड़े खत्म करने के प्रयासों के साथ चुनाव में एकजुटता दिखाना बेहद जरूरी है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की चुनावी राज्यों में संयुक्त सभाएं करने की तैयारी की जा रही है, ताकि सभी प्रदेश कांग्रेस नेता एक मंच पर नजर आए। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से की जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी बड़ी चुनावी रैलियां करने की तैयारी में है, ताकि सभी नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा किया जा सके और बीजेपी को हराया जा सके। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी संभालेंगे हरियाणा में बीजेपी की जीत का जिम्मा। कांग्रेस पार्टी ने भी तैयार किया तगड़ा प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की बिसात बिछने लगी है। सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। एक तरफ जहां बीजेपी का फोकस हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट पर लगा है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी भी उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। जीटी रोड बेल्ट पर आने वाले कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और अंबाला में बीजेपी अगले 15 दिनों में बड़ी रैलियां करने वाली है। वहीं बीजेपी प्रदेश में जन संवाद कार्यक्रम के जरिए भी जनता तक पहुंच रही है। दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जन संवाद कार्यक्रम के जरिए तगड़ा जवाब देने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत में 18 जून को जन मिलन समारोह के जरिए पार्टी नेताओं के साथ साथ आम जन के साथ भी मंथन करने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 15 दिनों में 10 लोकसभा सीटों पर रैलियों को लेकर अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। 24 जून को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पानीपत की रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं 29 जून को अंबाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सोनीपत की रैली को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा की रैली से हुंकार भरने वाले हैं, जिसके लिए सभी सांसदों को अपने अपने जिलों पर फोकस रखने के लिए कहा गया है।
अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने को अपनाया पुराना एजेंडा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधि आयोग के यूसीसी पर फिर से जनता की राय लेने के फैसले से साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए अपने पुराने एजेंडे को अपना रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस सचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह अजीब है कि विधि आयोग फिर से राय मांग रहा है। विधि आयोग ने इसे लेकर कोई भी कारण नहीं दिया है। रमेश ने आगे पूछा कि आयोग जरूरी मामलों को छोड़कर फिर से इस विषय पर क्यों विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक कारण यह है कि 21वें विधि आयोग ने इस विषय की विस्तृत और व्यापक समीक्षा करने के बाद यह पाया कि समान नागरिक संहिता इस स्तर पर ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। उन्होंने कहा कि फिर से उसी मुद्दे को उठाना यह उनके पुराने एजेंडे को दर्शाता है। सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यही पैंतरा आजमाया है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने पंचायत चुनाव में झोंक दी ताकत, लोकसभा के लिए तैयार कर रही माहौल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव को भाजपा राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करने के साथ लोकसभा चुनावों के लिए बड़ी तैयारी के रूप में ले रही है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पिछली बार से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार भाजपा ने 18 सीटें जीती थी। इस बीच भाजपा की राज्य में ताकत बढ़ी है। उसके 70 से ज्यादा विधायक हैं और हर क्षेत्र में उसके कार्यकर्ता हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव से एक बार फिर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान हिंसा के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। हालांकि इस बार ज्यादा नामांकन होने की संभावना है। 2018 में तृणमूल कांग्रेस पर नामांकन न करने देने के आरोप लगे थे। तब चुनाव चिन्ह पर लड़ी गई 59,000 सीटों में से 34% सीटें तृणमूल कांग्रेस ने निर्विरोध ही जीत ली थी। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस ने 90% सीटों पर जीत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल में इस बार माहौल बदला हुआ है। भाजपा की ताकत पहले की तुलना में काफी बड़ी है। उसके पास 16 सांसद और 70 से ज्यादा विधायक हैं। भाजपा इस चुनाव को लोकसभा की तैयारी के रूप में ले रही है। लोकसभा में भाजपा ने पिछली बार 18 सीटों पर चौंकाने वाली जीत दर्ज की थी, जिसके चलते वो विधानसभा चुनाव में बड़ी दावेदार भी बन गई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने लगभग एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 294 में से 213 सीटें जीती थी। भाजपा ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी सीटों को 3 से 77 तक पहुंचा दिया था। अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पिछली बार से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि इसीलिए पंचायत चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।